गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग आज गैसेस स्टेट के जो लास्ट कल डिस्कस किया था, जहाँ मेजरेबल प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। और मेजरेबल प्रॉपर्टीज में हम लोग दो प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस किया था। पहला था हमारा मेजरेबल प्रॉपर्टीज मोल, जिसके लिए कहा था हमने कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे मोल को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी हमारी वॉल्यूम, जो कल हमने देखा था कि वॉल्यूम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे या गैस के लिए वॉल्यूम किस तरह से डिफाइन किया जाए। तीसरी क्वांटिटी को कल हमने लास्ट किया था, वो था प्रेशर। और प्रेशर के बारे में बात किया था कि गैस के केस में प्रेशर होता क्या है और किस तरह से हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर के किस यूनिट को यूज करेंगे और यूनिट के बीच में आपसी रिलेशंस को देखेंगे। आज हम लोग लास्ट मेजरेबल यूनिट जो कि टेम्परेचर है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में एक बात समझ ले कि आखिर बहुत सारे बच्चे हैं जो सुना शब्द तो है कि टेम्परेचर मतलब तापक्रम। जो भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के लोग मूव कर रहे हैं उनको भी ये सुना हुआ वर्ड है कि टेम्परेचर। लेकिन अगर बात रहे कि टेम्परेचर को डिफाइन करने की कि टेम्परेचर होता क्या है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत ही कम बंदे होंगे जो इस चीज को पूरी तरह से डिफाइन कर पाएंगे कि आखिर तापक्रम या टेम्परेचर कहते किसे। ठीक है, तो हम समझे कि टेम्परेचर का मतलब होता है कि यह एक रेफरेंस वैल्यूज है जो हमें बताता है कि कौन कितना ज्यादा गर्म है या कौन कितना ज्यादा ठंडा। तो आप कह सकते हो टेम्परेचर की डेफिनेशन को अगर डिफाइन करने सकते हो तो इसे बोल सकते हो कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस की मात्रा को बताता है टेम्परेचर या तापक्रम। ठीक है, तो तापक्रम या टेम्परेचर की डेफिनेशन आपसे कोई बोले तो बोल दीजिए कि इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कौन कितना ज्यादा गर्म है और कौन कितना ज्यादा ठंडा है, उसी को कहा जाता है टेम्परेचर। किसी भी रेफरेंस से सिंपल चीज है कि रेफरेंस को रिलेट करें। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होगी वो है केल्विन। ठीक है, और बाकी जो यूज टू मतलब कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज यूनिट्स में अदर यूनिट्स जो हैं, अदर यूनिट्स है सेल्सियस और फारेनहाइट। ये भी जो सिमिलर टू बेस में जितना भी ज्यादा केल्विन यूज किया जाता है उतना ही सेल्सियस और फारेनहाइट की यूज। अब रहा बात कि तापक्रम या टेम्परेचर के रिलेशनशिप की जो हमारे लिए जरूरत है या फिर हम लोग गैसेस स्टेट में किस यूनिट को यूज करने जा रहे हैं, तो याद रहे कभी भी कैलकुलेशन में यूनिट जो यूज करना है वो हमें करना है केल्विन। ठीक है, कल भी हमने मार्क किया था वॉल्यूम में कैलकुलेशन में यूज होगा यूनिट लीटर, प्रेशर में जो कैलकुलेशन में यूज होगा वो होगा यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अब टेम्परेचर के रूप में टेम्परेचर के क्रम में जो यूनिट यूज होगा वह यूनिट होगा केल्विन। ठीक है, ये फिक्स यूनिट्स है जो हमें यूज करते हैं। अब देखें कि रिलेशनशिप को कैसे ढूंढा गया। तो रिलेशनशिप को ये ढूंढा गया कि आप सिंपल सोचो कि आप अगर लैब में गए हो तो हमारे पास जो मैक्सिमम अवेलेबल सब्सटेंस है मतलब कि वाटर। ठीक है, और वाटर सब्सटेंस के बारे में क्या बोला गया कि उसका अगर आप किसी भी स्केल, सिंपल चीज आपने कोई टेम्परेचर मेजर करने का एक स्केल बनाया, तो वाटर का किसी भी स्केल में अगर आप उसका बोले कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जहां पर बर्फ जमता है उस पॉइंट को नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग स्केल में भले ही कोई वैल्यूज बताए लेकिन स्केल के लिए एक ही यूनिट हो फिजिकल स्टेट के अनुसार। दूसरी चीज, अगर हम उसके दूसरे पॉइंट जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर बोल सकते हैं कि क्वथन पॉइंट को, तो क्वथन पॉइंट को अपने स्केल में मेजर करें तो वो भी हमें एक ही फिजिकल पॉइंट्स पर स्केल को देगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं तो समझा, हमारे पास मेन स्केल में थे, एक स्केल था केल्विन का। ठीक है, एक स्केल लोगों ने लिया, साइंटिस्ट ने लिया सेल्सियस का, और एक स्केल साइंटिस्ट ने लिया है फारेनहाइट। कहते हैं कि इस स्केल को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर के किया गया कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किया। जैसे कि केल्विन स्केल को ले जाकर के वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया कि कब किस जगह पर वो बर्फ बनता है, तो ये मिला 273 केल्विन।
ठीक है। और उसी केल्विन स्केल में जब बॉइलिंग पॉइंट को देखा गया तो वह मिला 373 केल्विन। यह थी केल्विन स्केल की बात। जब सेल्सियस स्केल को फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया गया तो सेल्सियस स्केल में मिला कि 0 डिग्री पर वो हो रहा है फ्रीज और 100 डिग्री पर वो हो रहा है बॉयल। ये सारा चीज एक्सपेरिमेंट एक सब्सटेंस वाटर के लिए लिया गया कि कहां पर वो फ्रीज कर रहा है और कहां पर बॉयल। फ़ारेनहाइट स्केल में बोला गया कि यह 32 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो, सॉरी 32 फ़ारेनहाइट पर ये फ्रीज हो रहा है और उस स्केल में 212 फ़ारेनहाइट पर ये बॉयल। मतलब सिंपल चीज ये मेथड कहता है कि साइंटिस्ट कि आप अगर खुद से भी टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल बनाना चाहो तो उसमें भी आपको यही चीज करना है कि एक बार फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करना है और एक बार बॉइलिंग करना है। ठीक है। अब इस दोनों से फायदा क्या होता है, तो कहा गया कि आप अगर ये सारे डिटेल्स बोल रहे हो कि आपके डिफरेंट स्केल में ये सारे डिटेल है तो कहीं ना कहीं ये 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों के दोनों स्केल में क्या किस चीज को बताया है, बॉइलिंग पॉइंट को। या भी बोल सके कि 100 डिग्री जो सेल्सियस है वो 212 फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट, क्योंकि सबके सब स्केल में आप बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किए तो जो मेजरमेंट के लिए भले ही आपने अलग अलग यूनिट्स किया लेकिन कहीं ना कहीं ये दो तीनों चीजें एक दूसरे के समतुल्य है, तभी तो एक ही पॉइंट पर अलग अलग अपने रीडिंग्स को दिखाया। सिमिलरली 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये इन दोनों स्केल में दोनों की जगह पर फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर किया गया था और एक ही वैल्यूज को बताया। या फिर 0 डिग्री सेल्सियस को कह सके कि 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है। तो आप जब भी अपने खुद से भी अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट का कोई स्केल या कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हो तो उस मटेरियल के लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट पर आपको टेम्परेचर उस स्केल को मेजर करना है। जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट पर मेजर किया गया यह था फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग स्केल में क्या मिलता है, और बॉइलिंग पॉइंट ये वाटर के लिए मिलता है। और ये जो भी स्केल है सारे बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे और सारे फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट वैल्यूज फॉर स्केल कहा गया कि अगर आप किसी भी स्केल को बना रहे हो टेम्परेचर मेजरमेंट का, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट की किसी भी स्केल को बना रहे हो तो आपका हमेशा रीडिंग पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, यह एक फिक्स वैल्यूज मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं कि यह एक कांस्टेंट नियतांक होगा। मतलब कि आप किसी भी स्केल को ले लो आपको यह इक्वेशन टेम्परेचर के लिए फिक्स मिलेगा। अब ध्यान रखें लोअर पॉइंट किसे बोला गया, तो लोअर पॉइंट बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट को, जहां पर फ्रीज हो रहा है, आपको आइस फॉर्मेशन मिल रही है, उस पॉइंट को बोला गया है स्केल का लोअर पॉइंट। और हायर पॉइंट बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आपको बॉयल हो रहा है। तो अगर इस रिलेशनशिप को यूज करके आप खुद से भी स्केल बनाइएगा तो आपको इक्विवेलेंट इक्वेशन मिल जाएगा उस स्केल की। फिलहाल इस 3 स्केल के लिए देखिए, मान लिया जाए यह हमारा केल्विन स्केल है, तो केल्विन स्केल का रीडिंग को के से हम दे दिए, के माइनस लोअर पॉइंट क्या है 273 डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट, केल्विन स्केल का बॉइलिंग पॉइंट हायर पॉइंट हुआ तो ये हुआ 373 माइनस लोअर पॉइंट कितना है 273। ठीक है, तो ये केल्विन स्केल की कांस्टेंट हुआ। अगर हम इसको इक्वल कर दें, क्योंकि ये जब वैल्यूज कांस्टेंट ही है तो हर स्केल में ये वैल्यूज फिक्स ही रहने वाला। तो अगर हम सेल्सियस स्केल के लिए देखें तो ये वैल्यू जाएगा सेल्सियस स्केल की रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट है 0, इसे मिटा देते हैं, आपको इक्वेशन माइंड में हो ही लिया होगा।
तो सेल्सियस स्केल की रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट जो कि 0 डिवाइडेड बाय सेल्सियस स्केल का हायर पॉइंट 100 माइनस लोअर पॉइंट 0, ठीक है। और यही इक्वल होगा अगले स्केल फारेनहाइट स्केल के लिए भी। तो फारेनहाइट स्केल के लिए फारेनहाइट की रीडिंग F माइनस लोअर पॉइंट क्या आ रहा है 32 डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट 212 माइनस लोअर पॉइंट 30। तो आप कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यूज मिलेगी। और इक्वेशन को अगर अपने यूज के हिसाब से करना चाहें तो लिख सकते हैं k माइनस 273 और 373 माइनस 273 ये हो गया 100 इक्वल टू c माइनस 0, तो 0 करने का मतलब उसे हटा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। और आप शायद इसे क्लास 9th में डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह पढ़ चुके हो, जो कहा जाता है कि डिफरेंट स्केल में एक रिलेशनशिप है टेम्परेचर। तो अगर आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को बदलना हो तो माइंड में याद रहे फॉर्मूला क्या हो रहा है, स्केल कांस्टेंट का रीडिंग पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये माइंड अगर आपके माइंड में फिक्स रहेगी तो आप टेम्परेचर को कभी भी किसी भी स्केल से एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करें, ठीक है। गैस के केस में हम लोग जब भी टेम्परेचर को यूज करेंगे वो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, याद है टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। आपको डिफरेंट स्केल में टेम्परेचर देगा और उसे बदल करके केल्विन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर हम इसकी मदद से चाहे कि डिफरेंट स्केल में कन्वर्ट करें तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हो कि मान लिया जाए कोई बोले 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो आप उसे डायरेक्ट इस इक्वेशन के हेल्प से बता सकते हैं। अगर आपको बोले कि 414 केल्विन इक्वल टू कितना फारेनहाइट, तो आप बता सकते हो। अब यहाँ पर बता सकते हो 325 फारेनहाइट इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस या फिर कितना केल्विन। आप किसी भी रिलेशन और किसी भी अननोन इक्वेशन को इस रिलेशनशिप से बात कर सकते हो और किसी भी फॉर्म के स्केल से किसी दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट किया। आप लोग प्रैक्टिस के लिए रैंडम आर्बिट्रेरी वैल्यूज को लेकर के खुद नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस के थ्रू उस चीज को कवर करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बेसिक बुक होगा, बेसिक बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर होंगे। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल पर। कुछ लोग बोलते हैं रैंकिन स्केल की भी बात हो गई है, तो रैंकिन स्केल में भी आप उस रिलेशनशिप के हिसाब से वही कांस्टेंट फार्मूला कि रीडिंग पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये फिक्स रेशियो। अब आते हैं कि गैस के लिए, अब क्योंकि हमने मेजरेबल क्वांटिटीज को जान लिया, मेजरेबल क्वांटिटीज को कैसे मेजर करना है, किस यूनिट में मेजर करना है, उसे पहचान लिया, तो अब गैस के लिए लॉस को डिस्कस करेंगे। गैस के लॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट जेईई में पूछे जाएंगे, ठीक है। और एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम ही शांत मिजाज से सीखिएगा तो उसको सीखने में। तो हम आज देखने जा रहे हैं गैस लॉ, और गैस लॉ को जानने से पहले ही बोल दे कि हम जो गैस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल्स। मतलब यह गैस लॉ तभी वैलिड होगा जब हम गैस को आइडियल मानेंगे तब, ठीक है। तो आइडियल क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का एक्सेप्शनल्स नहीं हो, इंप्योरिटीज नहीं हो और वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं हो। उसको आगे चल करके हम लोग समझेंगे कि आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस क्या होगा। लेकिन हम लोग ये टर्म जब भी गैस लॉ को बताइए किसी को, तो ये बोलिए ये गैस लॉ केवल और केवल आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अगर गैस रियल गैस है तो ये गैस लॉ वैलिड नहीं है,
ठीक है। तो डिफरेंट गैस लॉ को पढ़ेंगे तो पहली गैस लॉ जो कंट्रीब्यूशन थी वो था बॉयल्स लॉ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने गैस के स्टेट पर स्पेशल लॉ को दिया वो थे बॉयल्स लॉ। और इन्होंने क्या दिया है तो समझा, कहा है कि अगर मेजरेबल क्वांटिटी जो आपके पास है, 4 मेजरेबल क्वांटिटी, दैट मींस की मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये 4 मेजरेबल क्वांटिटीज के बीच में ही रिलेशनशिप को डेवलप किया गया है गैस के। कहा गया है बॉयल्स के दौरान कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स कर, मतलब गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिए जाए और फिक्स टेम्परेचर पर काम करें, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर में भी कोई बदलाव ना करे, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होता है सिंपल सा, अगर आप बलून में हवा भर दिए तो इसका मतलब बलून में हवा भर करके बांध दो तो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या फिक्स हो गई, क्योंकि अब उसमें से गैस ना तो जा सकता है और ना निकल सकता है, क्योंकि उसमें बंद कर दिया गया तो उसमें मोल की संख्या फिक्स हो। इन्वायरमेंट में आप रखे हो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में रखना मतलब कि उसमें टेम्परेचर में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जो उसके अंदर टेम्परेचर रखा गया वो फिक्स रखे। हमने फिक्स कंडीशन क्या किया है, हमने कर दिया फिक्स किया है टेम्परेचर को और मोल्स को। मोल्स मतलब क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की संख्या को फिक्स कर दिया, गैसियस पार्टिकल्स। तो इस केस में कहता है कि प्रेशर, सॉरी, जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। क्या है बात, इस बात का मतलब समझिए। इस बात का मतलब हुआ कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है कि एक चीज, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। सिंपल सोचो, बलून में हवा भर करके आपने बंद कर दिया तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे दबाते जाओगे, दबाते जाने का मतलब है कि वॉल्यूम को घटाते जाओगे, क्योंकि उसके लिए स्पेस को कम करते जाओगे तो आपको महसूस होगा कि अंदर से प्रेशर, दबाव बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो दबाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर उसको जबरदस्ती से उसको इलोंगेट करने की कोशिश करें, फैलाने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा कि प्रेशर लूज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का जो सरफेस है लूज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम घटा रहे हैं तो हमको अनुभव हो रहा है कि उसका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है। और यही स्टेटमेंट था बॉयल्स का कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स या फॉर फिक्स्ड गैसेस, प्रेस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बॉयल्स स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट। बॉयल्स स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एट फिक्स्ड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस is inversely proportional to the pressure। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किस पर, अगर हम फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले, मतलब गैस की संख्या में, मॉलिक्यूल्स की संख्या में बदलाव नहीं कर रहे हैं और साथ साथ एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो मतलब 4 मेजरेबल क्वांटिटी में 2 को फिक्स रख दे तो हम कह सकते हैं कि यह रिलेशनशिप वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मिले। ठीक है, बॉयल्स के लॉ को माइंड में सेट करिए। अब बॉयल्स के लॉ के डिटेल्स को देखते हैं कि बॉयल्स के लॉ हमें क्या मदद करेगा, तो समझाएं। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से आप अभी तक मैथ्स पढ़े हो तो कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए खुद से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट डाल सकते हैं, खुद से अपनी ओर से एक नियतांक को यूज किया जाता है। तो हम कह दें कि v इक्वल टू के बाई पी, या फिर कह सकते हैं कि पी वी इक्वल टू के, मतलब कि कांस्टेंट एक नियतांक होगा। कब भाई, अगर हमने फिक्स कर रखा है टी और एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि
उस कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मिलेगा का मतलब समझिए, इसका मतलब कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल में बदलाव आप नहीं कर रहे हैं, तो जो भी प्रेशर में बदलाव होगा, मतलब ये जितना घटेगा उतना ही गुना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ताकि दोनों का गुणनफल क्या आ जाए, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इस केस में अगर आप बोल रहे हो कि प्रेशर P1 है और उस समय वॉल्यूम V, तो हम अभी बोल रहे हैं बॉयल्स के हिसाब से कि अगर हम बोल रहे हैं कि PV जो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, मतलब कि हम अगर किसी पहली स्थिति में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो इनका भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा कांस्टेंट के बराबर। अगर हम उसी टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए प्रेशर की कंडीशन और वॉल्यूम की कंडीशन को चेंज कर दे, तो उसका भी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, P2 V2 भी मिलेगा फिक्स। इसका मतलब कर सकते हैं कि बॉयल्स के अनुसार P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या इसी में कंडीशन जो भी हम चेंज करते जाए, ये हमेशा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब फिक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था बॉयल्स लॉ का। थोड़ा सा इसको हम एक प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ताकि माइंड में हमारे लिए क्लियर बैठ जाए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इस कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर और फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप P1 V1 इक्वल टू P2 V2 P3 V3 कर सकते हैं। इक्वेशन ले लेते हैं। एन आइडियल गैस is taken at 25 degrees Celsius and kept into a vessel having volume 2.5 liter. If initial pressure of container is 2 atm and final pressure is recorded 1.5 atm if gas is transferred to another vessel at same temperature. Find the volume of new vessel. थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश की। कह रहा है कि आइडियल गैस है जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पर लिए, मतलब हमने गैस को एक 25 डिग्री सेल्सियस पर गैस को उठाया और जिसे हम एक बर्तन में रख रहे हैं, वेसल्स में रख रहे हैं, जिसकी वॉल्यूम 2.5 लीटर। एक बर्तन लिया जिसकी वॉल्यूम 2.5 लीटर, 2.5 लीटर के बर्तन में, वेसल्स में हमने रखा। If initial pressure of container is 2 atm and final pressure is recorded 1.5 atm if gas is transferred to another vessel at same temperature, मतलब कह रहा है कि अगर प्रारंभ में उसका प्रेशर 2 atm था, जब वेसल में हमने गैस को डाला है, जो 2.5 लीटर के वेसल है उसमें डाला, तो उसका प्रेशर हमें मिला 2 atm। ठीक है, और कह रहा है कि फाइनली अंतिम में हम उसका प्रेशर देख रहे हैं 1.5 atm अगर इस गैस को नए वेसल में डाला जाए, मतलब दूसरे बर्तन में अगर हम सेम तापमान पर ट्रांसफर कर दे, तो हमारा जो प्रेशर है अब 2 के बजाय 1.5 atm है। तो दूसरी बर्तन की बोल रहा है कि वॉल्यूम क्या है। पहले देखो इस चीज में कि क्या है। हमें तो एक स्टेटमेंट तो क्लियर लिख दिया, एट सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई बदलाव उसमें नहीं। ठीक है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और चूंकि फिक्स गैस की बात हो रही है जो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया, इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल को भी कहीं से भी गैस को ऐड नहीं किया गया है, कहीं से गैस को हटाया नहीं गया है, मतलब सेम गैस को बोल रहा है कि एक बर्तन से हमने दूसरा बर्तन में डाला। मतलब बॉयल्स के लिए जो फिक्स कंडीशन मानना था कि आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रखो, तो यहां पर भी ये दोनों टर्म्स हमें मिल रहे हैं फिक्स्ड।
और अगर फिक्स मिल रहे हैं तो अब हम बॉयल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ को यूज करिए। वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम था 2.5 लीटर, पहले प्रेशर थी 2 atm, P1 था 2 atm, दूसरा प्रेशर हमें मिला है 1.5 atm और हमें दूसरी वॉल्यूम पता नहीं, जिसे फाइंड करना। अब बॉयल्स लॉ जब अगर इस स्टेटमेंट से पता है तो हम तो डायरेक्ट आजाद है P1 इक्वल टू P2 यूज करने के, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिलेगा और यूज कर दे तो होगा 2 × 2.5 इक्वल टू 1.5 × V2 और हमें V2 इक्वल टू 2 × 2.5 बाय 1.5 और यहाँ से हमें V2 की वैल्यूज मिल। तो हम वेसल्स बता सकते हैं कि कितने वॉल्यूम वाला वेसल है जो नए बर्तन में रखने पर उसकी प्रेशर को 2 atm से 1.5 atm कर। ठीक है, तो बॉयल्स के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब हम देखें कि बॉयल्स के ग्राफिकली चीज प्रॉब्लम्स को ऐसा है कि प्रॉब्लम्स को हम जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज पर प्रॉब्लम ज्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एक लॉ पर प्रॉब्लम्स को कम पूछा जाता है। ये लेवल का जेईई मेन आपसे प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी इसमें गैस में हमें 4 लॉ पढ़ने हैं, 4 लॉ में से 2-3 लॉ को मिला करके ही पूछता है वो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बेसिक आइडियाज के लिए ये प्रॉब्लम्स को रखा गया। अब हम देखते हैं कि बॉयल्स का ग्राफिकल वैल्यूज क्या होता है। तो ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कर रहा है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हमने कंडीशन रखा है एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, PV इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप ग्राफ को जानते हो तो इसका ग्राफ का नेचर हम सीधे बना दें, क्योंकि अभी अभी आप लोग 10th से 11th मूव कर रहे हो तो आपको इस तरह के ग्राफ के बारे में बनाने का आइडिया नहीं है कि ये ग्राफ कैसा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये हाइपरबोला की तरह दिखता है और ये इस तरह का ग्राफ होगा कि P एक्सिस को अनंत पर जाकर के टच करेगी और B एक्सिस को इनफाइनाइट पर जाकर के टच करेगी, इस तरह। तो इसके ग्राफ का दिखने का जो अपीयरेंस होगा वो आपको कुछ इस जैसा दिखेगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ्स को और समझना चाहते हो तो मान लिया जाए PV इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम मान लेते हैं K, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log PV इक्वल टू log K, और इसको लिख सकते हैं लॉग के अंदर जब दो चीज प्रोडक्ट में होती है तो उसको सम के रूप में, जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसे हम कह सकते हैं log P प्लस log B इक्वल टू log K, और आप इसको लिखना चाहो तो log P इक्वल टू माइनस log B प्लस log T। हमने थोड़ा सा इक्वेशन को ऐड करके उस साइड लेकर के जाते हैं। अब बोलोगे कि सर इस तरह के करने की क्या जरूरत है, तो समझिए जरूरत हो फिलहाल ले जाइए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये y एक्सिस मान ले हम, तो y इक्वल टू ये हमारा हो गया x एक्सिस, तो ये तरह से बोलिए कि ये कुछ इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन मिल रहा है y इक्वल टू mx प्लस c, जो कि एक जनरल फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का। आप अगर कोऑर्डिनेट को पढ़े हो, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप पढ़ोगे कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप बॉयल्स लॉ को ग्राफिकली अगर दिखाना चाहो तो y एक्सिस मतलब इस एक्सिस पर log p को ले लो, इस एक्सिस पर log b को ले लो, और बोल रहा है mx, m की वैल्यू मतलब स्लोप, स्लोप यहाँ पर है माइनस में, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे आने वाली लाइन। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता तो नीचे से ऊपर जाने वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यूज क्या है, -1, मतलब ऊपर से नीचे आने वाली लाइन। जिनको ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है वो ग्राफ की एक सेपरेट वीडियोस आपको YouTube पर अपलोड की गई है, जिसमें हमने बताया कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, आप उस वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगी, और नहीं आएगा तो धीरे धीरे करके हर लॉग में इस चीज को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं।
m की वैल्यूज नेगेटिव है मतलब ऊपर से नीचे आने वाली ग्राफ होगा, झुका हुआ ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के फंक्शन में सेट हो गया। c का मतलब होता है कि y एक्सिस पर कहां से ये शुरू होगा, c मतलब हुआ y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर इसकी शुरुआत कहां से होगी। अगर c की वैल्यू 0 होती तो ये ग्राफ यहां से शुरू होता, लेकिन c की वैल्यू log k है मतलब ये ग्राफ कहीं log k वैल्यू जो होगा वहां से शुरू होगा, ठीक है। और साथ साथ माइनस है मतलब नीचे गिरता हुआ, तो ये ग्राफ कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप बॉयल्स लॉ के ग्राफिकली इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को से भी दिखा सकते हो और इस तरह से भी बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज इतना ही डिस्कशन में रखते हैं बॉयल्स लॉ को। कल से हम लोग चार्ल्स लॉ और उसके बाद देखिए गॉलिसियस, एवोगाड्रोस, ये सब के लॉ को देखा जाएगा। अभी इस चैप्टर्स में आपको डाल्टन्स, पास्कल सबके लॉस को पढ़ना है, डिफरेंट लॉ को कितने डिटेल में पढ़ेंगे। और ये प्रॉब्लम्स की बात करें तो जेईई मेंस में 2 प्रॉब्लम इससे फिक्स होंगे और नीट में भी 1 या 2। और सबसे खास बात जेईई एडवांस जो आप आईआईटीज के लिए एंट्रेंस बोलते हैं उसमें 100 नहीं 500% इस चैप्टर से आपको 2 प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है। तो इसके साथ पहले अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ग्रेट, बाय।